ज्वलंत विषय है जिस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस, बाकी तो सारे विषयों पे मैं कुछ कमेंट्स करूंगा, वो है कि आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में जो भारतीय जनता पार्टी है और जो प्रदेश में सरकार है बीजेपी जेजेपी की, उन्होंने एक और तो प्रदेश के लोगों को कोरोना महामारी से जूझने के लिए राम भरोसे छोड़ दिया है, और दूसरी ओर वो अपने सालगिरह और जश्न राजनीतिक कार्यक्रम करने उनने शुरू कर दिए। बड़ी बड़ी जश्न मना रहे हैं अपनी सालगिरह की कि प्रदेश के हर चेहरे पे खुशहाली है, अपनी उपलब्धियां बता रहे हैं। हमें कोई राजनीतिक कोई अपनी बात रखे उस पर कोई एतराज़ नहीं है, मगर आश्चर्य इस बात का है कि जब से कोरोना का लॉकडाउन शुरू हुआ तब से लेकर आज तक, और अभी भी अनलॉक की जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की गाइडलाइंस है उसमें राजनीतिक प्रबंधन और कार्यक्रमों पे की अभी इजाज़त नहीं मिली। राजनीतिक और सामाजिक, धार्मिक की मिल गई थी, राजनीतिक और सामाजिक की इजाज़त अभी नहीं मिली। तो ये कैसी छूट है जो केवल भारतीय जनता पार्टी को मिली है? हमने उन नियमों का पूर्णतः पालन किया। अभी तक कोई राजनीतिक कार्यक्रम हमने नहीं किया, ना कोई आंदोलन राजनीतिक हमने छेड़ा, क्योंकि हमारा मानना है कि देश धर्म इस बात में है कि हम विपक्ष की भूमिका सकारात्मक निभाएं, सरकार का पूर्णतः इस महामारी से लड़ने में सहयोग करें, और यदि कोई आवश्यकता होती है तो आप लोग के माध्यम से हम उस विषय को सरकार के कान तक पहुंचाएं जो हम बीच बीच में कर रहे हैं, मगर राजनीतिक कार्यक्रम हम नहीं कर रहे हैं। मगर सरकार ने अपने जश्न बनाने शुरू किए, पहले डोर टू डोर जाना शुरू किया। आपने देखा ये उसी समय हो रहा है जब पिछले कुछ हफ्ते 10 दिन से हरियाणा के अंदर बड़ी तेजी से संक्रमण फैल रहा है। जो संक्रमण का रेट है हरियाणा में, डबलिंग रेट देश में सबसे ज़्यादा है। क्या इस बात का जश्न बना रही है सरकार? डबलिंग रेट 8 दिन का जो देश में सबसे ज़्यादा, सारे अखबारों में खबर भी आई। या कोरोना का संकट टल गया है, सरकार का ये मानना है कोरोना का संकट टल गया है, या जिस सरकार की जिम्मेदारी प्रदेश के लोगों को कोरोना से बचाने की थी वो सरकार उस जिम्मेदारी छोड़कर अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, आपने देखा होगा बड़ौदा के अंदर भी जा रहे हैं। इनके मंत्री, पहले करनाल से जो हमारे सांसद हैं भाटिया जी, उन्होंने कार्यकर्ता मीटिंग ली। आपको उसकी तस्वीरें भी हम दिखाएंगे सोशल मीडिया की, सारी नज़रअंदाज करते हुए। उसके बाद दलाल साहब गए, कल बिजली मंत्री गए हुए थे वहाँ पे, वो अपना बड़ौदा के अंदर कार्यक्रम कर रहे थे। तो जिम्मेदारी तो थी लोगों को इस महामारी से बचाने की, प्रदेश के लोगों को, और क्या किया जा रहा है? अपनी कुर्सी को बचाने के लिए राजनीतिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। तो ऐसे में हमें बड़ा आश्चर्य हुआ, और हम समझते हैं कि हमारा बताना का फर्ज है इस प्रदेश सरकार को, इनकी जिम्मेदारी का एहसास कराना हम अपना फर्ज मानते हैं। जहाँ तक उपलब्धियों की बात है, इनकी कैसी उपलब्धियां, इन्होंने प्रदेश को, हम खुशहाल छोड़ के गए थे 2014 में, 6 वर्ष के बाद उस प्रदेश को बदहाल करने का, कंगाल करने का इन्होंने काम किया है। विफलताओं की एक असीम लिस्ट हमारे पास है जिसको लेकर हम भी आंदोलन छोड़ सकते हैं, जन आंदोलन, राजनीतिक कार्यक्रम हम शुरू कर सकते हैं। वो उन कुछ विफलताएं आपके बीच में मैं रखूंगा, मगर हम फिर भी संयम से काम कर रहे हैं। जो अभी जो गाइडलाइन है और जो परिस्थिति है, जिस तेजी से कोरोना बढ़ रहा है, उसमें जो हम अपनी जिम्मेदारी मानते हैं, वो ये जिम्मेदारी मानते हैं कि हम सब मिलके कोरोना को हराने की ओर ध्यान दें। सबसे महत्वपूर्ण उस विषय पे मैं आऊँगा, मगर उससे पहले, कोरोना के विषय से पहले एक और विषय आया, बड़ौदा की बात आई, बड़ौदा उपचुनाव की बात आई, जिसमें हम देख रहे हैं वो अभी उपचुनाव की संभावना देखते हुए पिछले 1 हफ्ते से 10 दिन से सरकारी मंत्री और सांसद बड़ौदा में जा रहे हैं। जैसे मैंने बताया, सोशल डिस्टेंसिंग को नज़रअंदाज करके अपने राजनीतिक कार्यक्रम कर रहे हैं।
इनको अब बड़ौदा कैसे याद आया? मैं इनसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूं, पिछले 6 वर्ष से क्या बड़ौदा हरियाणा के मानचित्र पे नहीं था? क्या बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र हरियाणा में नहीं था 6 वर्ष से? अभी तक बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री जी नहीं गए। जब से वो मुख्यमंत्री बने कोई मंत्री वहां पे हमने नहीं देखा, क्योंकि हमारा क्षेत्र है। मगर अब उनको परवाह नहीं थी 6 साल की बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र वासियों की, और अब हमारे बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र वासियों की सेहत की परवाह नहीं है, क्योंकि अपनी राजनीतिक पॉइंट स्कोर करने, सोशल डिस्टेंसिंग को तोड़ते हुए जब संक्रमण तेजी से दिल्ली से हरियाणा की ओर बढ़ रहा हो, तब राजनीति अपनी सभाएं वहां पे करी जा रही हैं। अगर ये करनी थी, मंत्रियों को कुछ काम करने थे बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के, तो 6 साल थे इनके पास। मुख्यमंत्री जाते, एक बार तो जाते, कुछ बार तो जाते, और कुछ वहां के लोगों के लिए काम पहले किया जाता। मगर लोगों को एहसास है कि पहले भी हमें बड़ौदा के इनको बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के लोगों की चिंता नहीं थी, और अब भी उनकी सेहत की चिंता नहीं है, जिससे खिलवाड़ ये कर रहे हैं। लोगों को एहसास है इस बात का। मैं चेतावनी सरकार को आप लोग के माध्यम से देना चाहता हूं। ये उपचुनाव भी आएगा और मुंह तोड़ जवाब वहां के लोग इस सरकार को देंगे, और सरकार की उल्टी गिनती बड़ौदा विधानसभा उपचुनाव के नतीजे के साथ सरकार की उल्टी गिनती इस भाजपा जजपा सरकार की शुरू हो जाएगी। आज ये चेतावनी आप लोग के माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं। मगर साथ में महत्वपूर्ण ये है कि अभी राजनीति को लोगों के स्वास्थ्य, प्रदेश के लोगों के स्वास्थ्य से आगे नहीं रखा जाए, और हमारा फोकस, सरकार का फोकस जश्न बनाने की बजाय, बड़ौदा विधानसभा उपचुनाव के अंदर अपनी जुगत लगाने की बजाय, कोरोना से किस तरीके से प्रदेश सक्षम तरीके से लड़ सके उसकी तरफ दोबारा से जाए, जिसको ये भूल चुके हैं। उसमें मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूं। देखिए, आपने देखा कि भाई, जब मैंने जैसे कहा जश्न किस बात का, क्या इस बात का कि सबसे तेजी से हरियाणा में कोरोना का डबलिंग रेट हो गया है, पहला। दूसरा प्रश्न, दिल्ली जो देश में सबसे ज्यादा प्रभावित, कल गृह मंत्री ने भी सर्वदलीय बैठक ली और फैसला लिया सारी राजनीति बाद में करेंगे, पहले कोरोना से लड़ेंगे। इसी तरह की सर्वदलीय विधायक दल की बैठक राजस्थान में हुई कि पहले हम कोरोना से लड़ेंगे। वो जो दिल्ली है, हरियाणा दिल्ली के 3 तरफ से, दिल्ली को 3 तरफ घेरता है हरियाणा। तो महत्वपूर्ण ये है कि अब हम इसके रिपरकशंस को समझें। आज आपने ये भी यहां तक भी देखा कि अभी तक यूपी ने नोएडा बॉर्डर नहीं खोला दिल्ली के साथ, हरियाणा के तीनों बॉर्डर खुले हुए हैं, तो जिसमें कोई नियंत्रण नहीं है। तो कोई ना कोई सोच दिखाए सरकार। वहां भी भाजपा की सरकार यूपी में हो सकती है, मगर जैसे मैंने कहा, ये जो मुद्दा है ये राजनीति से ऊपर मुद्दा है। इन्होंने जो राजनीति की तरफ सब कुछ, सरकार का काम छोड़ के राजनीति की तरफ ये लोग दौड़े हैं, उनको हम वापस इस मुद्दे पे लाना चाहते हैं कि अभी ये कोरोना का संकट समाप्त नहीं हुआ है। प्रदेश को बचाना, प्रदेश के लोगों को बचाना, सुरक्षित रखना बहुत महत्वपूर्ण है। तो बॉर्डर्स का एक विषय है जिस पे सरकार कोई ना कोई ध्यान दे कि दिल्ली के जो बॉर्डर्स हैं किस तरीके से कोई ना कोई कंट्रोल करे। पूर्णतः बंद ना हो तो कंट्रोल हो। यूपी ने तो पूरे बंद कर रखे हैं नोएडा बॉर्डर, उन्होंने अभी तक खोले नहीं। हमारे जो बॉर्डर्स हैं उस पर कोई ना कोई कंट्रोल जरूर वहाँ पे निर्धारित हो। टेस्टिंग दिल्ली में कर फैसला लिया कि 6000 प्रतिदिन टेस्टिंग से दिल्ली की टेस्टिंग 2 दिन के बाद भारत सरकार के सहयोग से 18,000 प्रतिदिन 3 गुना टेस्टिंग करेंगे, और टेस्टिंग का प्राइवेट क्लिनिक्स के अंदर टेस्टिंग का रेट जो है वो हाफ करेंगे, आधा खर्च और 3 गुना टेस्टिंग। जब ये दिल्ली में हो सकती है तो दिल्ली से एक डग दूर गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत, रोहतक, झज्जर में क्यों नहीं हो सकती? ये हम किस समय का इंतजार कर रहे हैं कि जब हरियाणा के शमशानों के अंदर भी लंबी कतारें दिखाई दे, तब ये
हम हरियाणा के अंदर टेस्टिंग की संख्या बढ़ाएंगे और टेस्टिंग के रेट को आधा करेंगे, अभी से तैयारी करेंगे। सरकार को इस विषय पे ध्यान देना चाहिए अपने जश्न मनाने की बजाय। सरकार से हम कहना चाहते हैं कोरोना के विषय पे दोबारा से गंभीरता से सरकार आए, और इन्होंने जो वर्चुअल रैली करी, वही बातें बड़ौदा में जो इन्होंने सभाएं करी उनमें लेके गए, उसमें भी हमने देखा क्या उन्होंने उपलब्धियां रखी आपने और हमने देखा। आप मुख्यमंत्री जी का भाषण देखिए, उन्होंने अपने पूरे भाषण में अगर मोदी जी का नाम और कांग्रेस के खिलाफ जो बोले वो अगर निकाल दें तो मैं समझता हूं कि एक वाक्य भी उसके अलावा उनके भाषण में सुनने में नहीं आया, ना भाजपा किसी और नेता के। तो क्या 6 साल में इनकी खुद की कोई उपलब्धि नहीं थी? ये कहीं कबूलनामा तो नहीं था? केवल इस समय कांग्रेस पे निशाना साध कि कांग्रेस के समय ये था वो था। 6 साल आपको हो गए, कुछ तो आप नहीं बताइए। जो प्रदेश जैसे मैंने कहा खुशहाल स्थिति में था वो आज बदहाल स्थिति में और कंगाल स्थिति में पहुंचाने का काम आपने किया है। क्या इस बात का जश्न है? किस बात का जश्न? क्या इस बात का जश्न है कि हरियाणा में आज देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर 43% बेरोजगारी दर, और कोरोना से पहले भी हरियाणा के अंदर 28% बेरोजगारी दर, जो कि त्रिपुरा के साथ देश में सबसे ज्यादा था। तो क्या सबसे ज्यादा बेरोजगार युवा हरियाणा में घूम रहे हैं? इस बात का जश्न मना रही है सरकार सालगिरह? या इस बात की सालगिरह की अभी एक सर्वे आया जिसमें कोरोना से निपटने के समय सबसे अलोकप्रिय सरकार और मुख्यमंत्री हरियाणा के मुख्यमंत्री और हरियाणा की सरकार साबित हुई देश के तमाम राज्यों में। इस सर्वे के अंदर सारे भाजपा के मुख्यमंत्रियों की भी आपस की तुलना हुई, तो कोई राजनीतिक सर्वे नहीं था, क्योंकि कई भाजपा के मुख्यमंत्री और कई भाजपा की प्रदेश सरकारें इस सर्वे में अच्छा प्रबंधन करती हुई दिखाई दी। मगर हमें तो ये चिंता हुई कि हरियाणा के का नंबर सबसे आखिरी नंबर आपने देखा होगा, 4.4% उस सर्वे का औसत निकल के आया। तो क्या इस चीज़ का जश्न बनाने के लिए, ये उपलब्धियां बताने के लिए सरकार लोगों में गई थी? किसान में 2-3 जो और विषय हैं उन पे मैं बताना चाहता हूं आपको अपनी टिप्पणी, जो इनकी विफलताएं हैं जिनको लेकर लोग हमसे कहते हैं कि आप जन आंदोलन करें इन विफलताओं को लेकर, मगर हम नहीं करना चाहते। समय नहीं, समय की तकरार सबको साथ मिलकर कोरोना से निपटने की पहले है, उसके बाद जो है राजनीति भी आएगी, उपचुनाव भी आएंगे। और मैंने उपचुनाव के लिए भी सरकार को आपके माध्यम से चेतावनी दी आज, जिस चेतावनी को सरकार स्वीकारे। मगर विफलताओं की मैं श्रेणी में जाऊंगा। सबसे पहले किसान की बात। आज प्रदेश का किसान कितना त्रस्त है वो मुझसे ज्यादा आप जानते हैं। क्या इस बात का जश्न सरकार कर रही है कि गेहूं की सबसे कम खरीद उत्पादन की तुलना में पूरे देश में हरियाणा के अंदर हुई? पंजाब से आधी खरीद हुई हरियाणा में, ना तो पंजाब के मुकाबले में 80% 90% तक खरीद होती थी। सबसे कम खरीद हुई, सबसे धीमे खरीद हुई, और सबसे कम और धीमे उठान हुआ, और सबसे कम और धीमे भुगतान हुआ, पेमेंट हुई। आज भी 1700 करोड़ की पेमेंट अभी तक नहीं हुई गेहूं की। क्या इस बात का जश्न? या इस बात का जश्न कि धान को लेकर सरकार ने ऐसी पाबंदियां लगाई, किसान को लॉकडाउन को तोड़ते हुए आना पड़ा उसके विरोध में, और उस आंदोलन को देखते हुए सरकार को कुछ कदम पीछे हटाने पड़े। या इस बात का जश्न कि मक्की, सरकार कह रही थी मक्की, एक और बात कि मक्की उगाओ, यही बात थी आपके बीच में आई। मुख्यमंत्री जी गए भी कई जगह कि मक्की उगाओ, एक ऑल्टरनेटिव। पिछले साल भी सरकार ने मक्की का कहा था, और कहा था कि मक्की की बीमा वो कराएगी सरकार, 5000 एकड़ की मक्की की बीमा कराएगी। मगर सरकार द्वारा ना बीमा कराया गया। ओलावृष्टि और बारिश से मक्की की फसल पिछली बार नष्ट हुई, जिसका एक मुआवजे का पैसा किसी किसान को मिला नहीं। और इस साल भी प्रदेश की मंडियों में मक्की
पिट रही है। किसान मक्की ने जिसने किसान ने मक्की बोई थी वो दर दर ठोकरें खा रहा है। मेरे पास ये कल बबेन बंद मंडी से मक्की कितने में बिकी, बबेन मंडी से ये रसीद है 618 रुपये। 600-700 में मक्की जारी है, जबकि एमएसपी सरकार ने लगभग 1800 दे रखी, घोषित कर रखी, और ये कह रहे हैं मक्की उगाओ। और आप पता कर ले उस क्षेत्र से, बबेन से हमारे विधायक हैं मेवा सिंह जी, बिशन लाल जी का भी साथ क्षेत्र है। 600-700 800 से ज़्यादा मक्की, और जबकि 1800 एमएसपी है, और कहा कह रही मक्की उगाओ। और सरकार कुछ खरीद नहीं रही, ना मक्की ना सूरजमुखी। सूरजमुखी पे भी पोर्टल बंद हो गया है। किसानों ने कल भी शाहबाद के अंदर प्रदर्शन किया, सूरजमुखी पे पोर्टल बंद हो गया। तो क्या इस बात का जश्न, या इस बात का जश्न, अभी हमारे बहुत से किसान भाई आए हुए हैं, तोशाम से आए हुए हैं। एक रमेश जी हैं हमारे जो तोशाम से आए हुए हैं। ये जो आपके डेलीगेशन है, भावांतर योजना, जो सब्जियों की, जो वहाँ पे अभी बड़ा भारी धरना चल रहा है। तोशाम में पहले धरना था, अब दादरी के अंदर धरना चल रहा है। रमेश जी के नेतृत्व में पहले तोशाम में था, अब दादरी में किसान यूनियन, वहाँ पे जगबीर जी और सारे जो जिला अध्यक्ष हैं वो दादरी बैठे हैं। भावांतर योजना का जो इतने बड़ी उपलब्धि के तौर पे सरकार ने जो बताई, उससे पीड़ित ये किसान है। 3 साल हो गए भावांतर योजना में किसान को एक भी सीजन में कोई राहत मिली नहीं। जिसमें मेरी मांग है, इन्होंने जो बताया है मुझे, मैं उसके माध्यम से आप तक मांग रखना चाहता हूं कि मॉडरेट एक किसान को भावांतर योजना में एक रेट निर्धारित किया जा रहा है, मॉडरेट, जो कि एक छलावा है, उसमें पूर्ति नहीं हो पा रही। तो मॉडरेट रेट के आधार पर उसको किसान को पूर्ति मुआवजा ना दिया जाए, जो उसका जो डिफरेंस आता है जे फॉर्म के अंदर, जो किसान की जे फॉर्म में जाती है, उसको बेस माना जाए, ताकि किसान को सही मायने में, यदि किसान सब्जी उत्पादन करता है, कोई टमाटर, कोई प्याज, तो समय उसमें और मार्केट की प्राइस में अगर आप किसान को राहत देना चाहते हैं तो जे फॉर्म पे आधारित आपको उसको राहत देनी चाहिए। मॉडरेट जो आप निकालते हैं पूरे जोन को बनाने के बाद, उस मॉडरेट से किसान को कोई लाभ नहीं हो रहा। तो ये मांग भी करना चाहता हूं आप लोगों के सामने इस विषय में। क्या इस बात का जश्न कि गन्ने के अभी तक पेमेंट बकाया है? बड़ौदा उपचुनाव में वोट मांगने तो पहुंच गए सरकार के नुमाइंदे और मंत्री, मगर गोहाना की शुगर मिल में भी गन्ने की पेमेंट बकाया है, बाकी शुगर मिल में भी गन्ने की पेमेंट अभी बकाया है। तो उसको भी सरकार तुरंत करे। या इस बात का जश्न कि एमएसपी जो घोषित की गई धान की, इस सीजन की जो एमएसपी घोषित की गई, जो 815 रुपए से बढ़ाकर 1815 रुपए से बढ़ाकर 1868 रुपए है, 53 पैसे किलो, 3% से भी कम जो बढ़ाई गई। आपको याद होगा सरकार ने नारा दिया था, जब धान की एमएसपी 2016 में 1500 के लगभग थी, 1550, उस समय सरकार ने नारा दिया था कि हम 2022 तक किसान की आमदनी दुगनी करेंगे। आमदनी दुगनी तो तब होगी, पहले कम से कम अगर खर्चे नहीं बढ़े तो कम से कम उसका भाव दुगना करे, तब आमदनी दुगनी होगी, बिना खर्चे बढ़े। यहां खर्चे तो दुगने हो गए और भाव आपने देखा 4 साल के अंदर भाव 1550 से बढ़ाकर 1850 तक ये लेके आए हैं। इस रेट से अगले साल, मैं आज एक और सरकार को एहसास दिलाना चाहता हूं, ये जश्न तो बनाएं, मगर अगले साल धान की एमएसपी 3400 रुपए डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि अगला जो सीजन है धान का, आप वो सीजन उसके बाद 2022 आ जाएगा। वो धान का सीजन तो वो उनकी जो टाइमलाइन थी आमदनी दुगनी करने में, वो काउंट नहीं होगा। अगले सीजन में धान को 3400 रुपए देंगे, तब जाके आमदनी दुगनी हो पाएगी। तो क्या अगले सीजन धान के भाव डबल करने के लिए आखिरी ये सरकार ने कोई नया फार्मूला निकालने की सोची है? और ये बाकी सारी फसलों की भी एमएसपी की बात है।
ट्यूबवेल कनेक्शन का ऐलान सरकार ने किया था, मगर अभी तक ट्यूबवेल कनेक्शन सुचारू रूप से किसान को नहीं मिल पाए, जबकि शुरुआती वायदा 6200 का था और 20,000 किसान ने इसके लिए पैसे जमा कराए हैं, अपना जो है ट्यूबवेल कनेक्शंस के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो सरकार का जवाब आया था, उससे हम संतुष्ट हुए थे कि सरकार इसमें कार्रवाई कर रही है। हम आग्रह करते हैं उस कार्रवाई को भी तेज किया जाए। तो ये किसान की स्थिति है। आज प्रदेश के किसान को सरकार ने लगातार एक के बाद एक आर्थिक चोट मारने का काम किया है। इन 6 वर्षों में भी किया है और पिछले 1 वर्ष में भी किया है। तो जो आज ये जश्न मना रहे हैं वो किसान, वो ये बताएं, क्या जश्न इस बात के लिए बना रही है सरकार सालगिरह का कि किसान को इतने बड़े धोखे इस सरकार से मिले हैं? क्या जश्न इसलिए बना रही है कि हमारे प्रदेश में, देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, 43% बेरोजगारी आज कोरोना काल में, और कोरोना से पहले 28%, 25% से ज्यादा 2 ही जगह थी, त्रिपुरा जो कि नॉर्थ ईस्ट में, आप जानते हैं नॉर्थ ईस्ट का लैंडलॉक एक छोटा सा प्रदेश है, त्रिपुरा और हरियाणा 2 ही जगह 25% से ज्यादा थी इस फरवरी के अंदर बेरोजगारी। कश्मीर की भी कम थी, 20 और 25% के बीच में थी, जम्मू कश्मीर की। तो क्या सरकार बेरोजगारी में रिकॉर्ड तोड़ने का जश्न मना रही है युवाओं की, जहां तक बात है? और केवल बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ी, उसके कई कारण हैं। पिछले 6-7 साल से प्रदेश में कोई निवेश नहीं हुआ, निवेश की पटरी से प्रदेश उतर गया। सरकार ने कोई भारत सरकार से कोई बड़ा प्रोजेक्ट, कोई नेशनल लेवल का प्रोजेक्ट हरियाणा में सरकार लेके नहीं आई जिससे युवाओं को कुछ रोजगार में सहायता मिले। उसके साथ साथ क्या ये सच नहीं है, कोरोना काल में हर रोज कर्मचारियों को निकाला जा रहा है, आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों को निकाला जा रहा है, सफाई कर्मचारियों को निकाला जा रहा है, टूरिज्म के जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनको निकाला जा रहा है। ये महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि इस कोरोना के समय बहुत से प्राइवेट कंपनियां भी अपने कर्मचारियों को निकाल रहे हैं। आज हमारे एक विधायक नीरज शर्मा जी फरीदाबाद के अंदर वहां पे एक धरने पे बैठे हैं, क्योंकि जेसीबी और बहुत सी कंपनियों ने हजारों की तादाद में कर्मचारियों को निकालने का काम किया है। तो जो सरकार स्वयं निकाल रही हो, वो उन फैक्ट्रियों से, उन उद्योगों से कैसे बात करेगी और किस मुंह से बात करेगी कि आप मत निकालें? आज युवाओं को बेरोजगारी में की गर्त में धकेलने की नीति सरकार की रही है।